Do you know you can pay 0% tax on your income? Let me tell you how. But before I start, let's discuss some basics of income tax. And if you are new on this channel, hit the like button, subscribe the channel, and let's get started. So whenever we calculate income tax, firstly we have to decide which income tax regime we have to use while calculating income tax. So firstly, what is income tax regime? So income tax regime वो सारे set of rules और regulation होते हैं जो कि हम यूज करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय. सो यहाँ पर हमारे पास दो टैक्स रिजाइम है. फर्स्ट वन इज ओल्ड इनकम टैक्स रिजाइम एंड सेकंड वन इज न्यू इनकम टैक्स रिजाइम. सो यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम दोनों में से किसी भी मेथड से इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओल्ड टैक्स रिजाइम में होता है कि यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो इनकम टैक्स स्लैब्स डिसाइड की हैं वो काफ़ी लोअर हैं. मीन्स जब आप इस मेथड से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो काफ़ी लोअर है और आपका जो इनकम टैक्स है वो ज़्यादा कैलकुलेट होकर आएगा. अगर हम अदर साइड न्यू इनकम टैक्स रिजाइम को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप कंपैरेटिवली कम एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं कंपैरेटिवली ओल्डर टैक्स रिजाइम. एंड अदर साइड न्यू इनकम टैक्स रिजाइम में यहाँ पर हम कंपैरेटिवली कम एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने कंपैरेटिवली हायर इनकम टैक्स स्लैब्स सेट की है. मीन्स अगर आपकी इनकम हायर है तब भी आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लो होगी. सो ये हमारे पास दोनों इनकम टैक्स रिजाइम है. आप किसी भी इनकम टैक्स रिजाइम का यूज़ कर सकते हैं वाइल कैलकुलेटिंग योर टैक्सेबल इनकम. सो अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्या हैं. सो डिडक्शंस होती हैं कि कोई भी अमाउंट या इनकम होता है जो आपकी ग्रॉस सैलरी में से या ग्रॉस इनकम में से लगातार डिडक्ट होता जाता है और ये आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करता जाता है. अब एग्जाम्पशन देखते हैं. एग्जाम्पशन मीन्स होता है ऐसा अमाउंट या ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट टैक्स फ्री करती है. मीन्स आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, वो आप अपनी ग्रॉस इनकम में से डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हैं. नाउ अब एक और पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का. जब भी हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा हम अपने प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स ही कैलकुलेट करते हैं और असेसमेंट ईयर हमारा होता है करंट ईयर जो कि रनिंग ईयर होता है और प्रीवियस ईयर होता है जो हमारा प्रीवियस ईयर जिसके लिए हम अपनी इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं. सो अगर हम इस साल के अकॉर्डिंग देखें 2025 के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर होगा वो 2024-25 होगा और हमारा असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा. सो ये जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर डिसाइड होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होते हैं और हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है. तो इस तरह से हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को डिसाइड करते हैं. So now you can see that these are the tax slab as per the old tax regime. These are the different tax slab as per the new tax regime, and you can compare the different tax slabs of old tax regime and new tax regime. So you can use these tax slabs at the time of calculating your income tax. In this video, we will calculate the income tax of an individual who is a salary class person. So we should know that how is the salary structure of an individual. अब आगे देखते हैं कि salary structure कैसा होता है. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास salary structure में भी different कंपोनेंट होते हैं. सैलरी स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज होती है वो हमारी ग्रॉस सैलरी जो कि डिफरेंट कंपोनेंट को ऐड करके तब आती है. सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है बेसिक सैलरी. तो बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है. देन सेकंड कंपोनेंट है डीए. डीए भी फुली टैक्सेबल होता है. देन उसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट है एचआरए. पार्शियली एग्जेम्प्ट होता है, इसे हम पार्शियली टैक्सेबल भी कहते हैं. इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ये एग्जेम्प्ट है, उसके बाद हमें इस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है. नेक्स्ट कंपोनेंट है एलटीए. एलटीए मीन्स होता है लीव ट्रेवल अलाउंस. तो लीव ट्रेवल अलाउंस भी हमारा एग्जेम्प्टेड होता है, बट ये भी पार्शियली एग्जेम्प्टेड होता है. मीन्स अगर आप 4 साल में 2 ट्रिप करते हैं तो आपको 2 ट्रिप के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड होता है, उसके बाद आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है. सो ये सारे अमाउंट थे. सो डीए का मतलब होता है डेनेस अलाउंस एंड एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस. एंड इसके बाद भी अगर आपको ब्रॉडबैंड का रियम्बर्समेंट मिलता है तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है. अगर आप ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो ये फुली एग्जेम्प्ट होता है. देन इसके बाद जो अदर कंपोनेंट है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस. सो ये 2400 पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग अप टू 2 चाइल्ड जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है. देन इसके बाद आता है हमारा फूड. अगर आपको फूड फैसिलिटी मिल रही है तो आपका 50 रुपीज पर मील और 2 टाइम अ डे आपका एग्जेम्प्टेड होता है. उसके बाद ये भी अमाउंट टैक्सेबल होता है. देन उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो कि एक एग्जेम्प्टेड अमाउंट होता है जो कि सभी सैलरी क्लास पर्सन के लिए एग्जेम्प्टेड है. देन लास्ट वन आता है प्रोफेशनल टैक्स जो कि 2400 है. एंड नेक्स्ट आइटम है प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड भी आपकी सैलरी का पार्ट होता है और इस पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर एम्प्लॉयर आपकी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है.
सो ये डिफरेंट कंपोनेंट है आपकी सैलरी के। इसके अलावा और भी कोई फंड हो सकता है, और भी अदर अलाउंसेस हो सकते हैं, और भी अदर परक्विजिट हो सकते हैं या फैसिलिटी हो सकती है जो आपको आपकी कंपनी के बिहाफ पर मिल रही हो। बट यहाँ पर हमने कुछ लिमिटेड आइटम रखे हैं जो कि बेसिक होते हैं फॉर ऑल सैलरी एम्प्लॉइज। सो यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सो हम इस टैक्स कैलकुलेशन को एक स्टोरी के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सो हम यहाँ पर दो सिनेरियो लेते हैं। फर्स्ट है फॉर द पर्सन ए एंड सेकंड वन इज फॉर द पर्सन बी। सो हम यहाँ पर दोनों की इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों की जो सैलरी है वो सेम है 18 lakhs पर एनम, बट दोनों का जो नेचर है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम पर्सन ए की टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर पर्सन ए है, उसे इनकम टैक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही वो ज़्यादा केयर करता है कि उसका जो टैक्सेबल इनकम है वो ज़्यादा है नहीं है। ही इज़ नॉट वेरी कंसर्न अबाउट इट। सो वो सिंपली जितनी डिडक्शन मिलती है उतनी क्लेम करता है, बाकी वो जो भी इनकम टैक्स बनता है उसको पे करता है। तो अब देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है और उसका जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी होती है। तो पर्सन ए की जो ग्रॉस टोटल सैलरी है वो 18 lakhs है। इसके बाद अगर हम इसकी मंथली सैलरी का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से है कि उसकी जो बेसिक सैलरी और डीए है वो 80,000 है। 60,000 प्लस 20,000 इस टोटल 80,000 एंड जो एचआरए इसको मिलता है वो है 30,000 एंड देन इसके बाद जो अलाउंसेस उसको मिलते हैं वो है 40,000। तो इस तरह से इसका मंथली जो सैलरी है वो 1,50,000 है और एनुअल जो ग्रॉस सैलरी है वो 18 lakhs पर एनम है। इसके बाद वो सैलरी हेड में किसी भी तरह की कोई डिडक्शन या फिर एग्जम्पशन क्लेम नहीं करता है, सिर्फ वो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन लेता है जो कि 50,000 है। तो हम 18 lakhs में से 50,000 माइनस कर देते हैं एंड इसके बाद भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल टैक्स जो कि 2400 है उसको और डिडक्ट कर देते हैं। तो ये सब डिडक्ट करने के बाद जब हम न्यू टैक्स एग्जाम के अकॉर्डिंग जब भी उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर, इसका इनकम टैक्स करीब 2,15,000 आता है और इसके साथ साथ 4% इसको सेस भी देना है। तो इस तरह से 2 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स उसे अपनी इनकम पर पे करना पड़ता है अगर वो किसी भी तरह की कोई सैलरी हेड में और अदर डिडक्शन क्लेम नहीं करता है। नाउ अब हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं विच इज अबाउट द पर्सन बी। सो पर्सन बी जो कि एक बहुत माइंडफुल पर्सन है जो इनकम टैक्स के बारे में बहुत कुछ जानता है और पर्सन भी ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके वो ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन और एग्जम्पशंस को क्लेम कर पाए और अपनी टैक्सेबल इनकम को 0 तक लेके आ सके। जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा था कि पर्सन बी की जो ग्रॉस सैलरी है वो भी 18 lakhs पर एनम है और इसकी मंथली सैलरी भी 1,50,000 है और जो सैलरी स्ट्रक्चर जो मंथली सैलरी स्ट्रक्चर है वो पर्सन ए की तरह ही सेम है। तो यहाँ पर पर्सन बी किस तरह से डिडक्शन लेता है तो ग्रॉस सैलरी 18 lakhs के बाद सबसे पहले ये एचआरए की डिडक्शन को क्लेम करता है। सो यहाँ पर एचआरए की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एक कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से है, इसमें हम 3 कंडीशन को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कि आपका एचआरए कितना मिल रहा है एंड सेकंड वन कि आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए वो अमाउंट लेते हैं। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है कि आप जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं उसमें से आपकी जो 10% बेसिक सैलरी है प्लस डीए है वो माइनस करके कितना अमाउंट आता है। सो इन तीनों अमाउंट में से जो भी लीस्ट अमाउंट आता है वो हमारी एचआरए की एग्जेम्प्टेड लिमिट होती है। तो अब हम देखते हैं कि बी पर्सन कितनी एग्जेम्प्टेड लिमिट एचआरए की क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एचआरए कितना रिसीव होता है। पर्सन बी को 30,000 एचआरए रिसीव होता है। नेक्स्ट वन इज 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए विच इज 40,000 होता है। देन अब थर्ड जो कंडीशन है वो एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो एक्चुअल रेंट ऑफ 40,000 प्लस जो 10% बेसिक सैलरी एंड डीए वो है 8,000। सो 40,000 माइनस 8,000 यहाँ पर हो जाता है 32,000। सो इस तरह से जो इन तीनों में से लीस्ट अमाउंट है वो है 30,000 जो कि एचआरए रिसीव्ड है। सो हम 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो यहाँ पे हमारा 3,60,000 है जो कि एचआरए की मिनिमम लिमिट जो कि पर्सन बी क्लेम कर सकते हैं। तो सैलरी हेड में जो सबसे पहले डिडक्शन है वो एचआरए की है जो है 3,60,000 ये क्लेम कर सकता है। देन पर्सन बी एलटीए के अमाउंट को भी क्लेम कर सकता है। अब हम मानते हैं कि प्रीवियस ईयर में पर्सन बी ने एक ट्रिप की है और वहाँ पर उसका जो टोटल एक्सपेंसेस था एलटीए का वो 40,000 था, बट यहाँ पर एक लिमिट है कि आपको 30,000 तक ही पर ट्रिप एग्जेम्प्टेड अमाउंट मिल सकता है। तो यहाँ पर 30,000 हम माइनस कर देंगे एंड बाकी 10,000 पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है पर्सन वाई को ब्रॉडबैंड रिएम्बर्समेंट मिल रहा है जो कि फुली एग्जेम्प्टेड होता है 1,000 का। देन इसके बाद अब हमने ज़्यादा एग्जाम्पशंस क्लेम नहीं किए हैं। देन उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 है जो इजीली इसको मिल जाती है। देन उसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स जो कि 2,400 है। सो ये सारे अमाउंट जितने भी उसने सैलरी में से क्लेम किए हैं वो मिला के होते हैं 4,43,400।
अब पर्सन वाई है, उसने एक होम लोन ले रखा है और उस पर वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करता है। इस केस के अकॉर्डिंग वो 2 लाख तक की एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि जो पर्सन है उसने घर के लिए एक होम लोन भी ले रखा है, साथ में वो एचआरए भी रिसीव करा है, एचआरए पर भी उसका एग्जेम्पशन मिल रही है, साथ में होम लोन पर भी। दोनों ही केस में वो दोनों ही एग्जेम्पशन को ले सकता है। अगर पर्सन वाई डिफरेंट सिटीज में रहता है तो आराम से दोनों एग्जेम्पशन को ले सकता है, बट अगर वो एक ही सिटी में रहता है और उसके जो उसका खुद का घर है वो अलग है, वो लेट आउट हाउस में अलग से रहता है, तो भी वो एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकता है। बट कंडीशन है कि उसको सेम जगह रहने में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि उसका जो ऑफिस लोकेशन है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, या फिर जो अगर उसके बच्चे पढ़ते हैं तो उसकी स्कूल लोकेशन ज़्यादा दूर पर है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। एंड थर्ड पॉइंट हो सकता है कि फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उसका घर है उसका साइज काफ़ी छोटा है। ऐसी ही कंडीशन हो सकती है, इसकी वजह से उसे एक लोकेशन को छोड़ के दूसरी लोकेशन पर उसे लेट आउट हाउस में रहना पड़ रहा है। तो इन सारे केसेस में वो दोनों ही एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं। सो यहाँ पर वाई ने सैलरी हेड के अंदर जितनी डिडक्शन हो सकती है उतनी क्लेम कर ली है। देन आता है हमारा दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ से इसकी कोई इनकम नहीं है, यहाँ पर इसने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया है। तो नाउ हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी इसने होम लोन वाले एग्जेम्पशंस को क्लेम कर लिया है। देन उसके बाद आता है थर्ड वाला इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ से इसकी कोई इनकम नहीं है। देन उसके बाद हम लेते हैं फोर्थ हेड विच इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। सो यहाँ पर भी इनकी कोई इनकम नहीं है। देन लास्ट हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो यहाँ पर भी वाई की कोई इनकम नहीं है। सो सारे हेड को अब काउंट करने के बाद अब हम आते हैं सारी ओवरऑल डिडक्शंस पर। वाई सबसे पहले क्लेम करता है 80C की डिडक्शन, जिसके अंदर हम कई सारी स्कीम में इंश्योरेंस प्रीमियम लेके और भी कई सारी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अप टू 1,50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। सो वाई ने अप टू 1,50,000 तक की एग्जेम्पशन ले ली है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिडक्शन 80CCD। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 तक की डिडक्शन अलाउड है। और दूसरा होता है सेक्शन 80CCD। अगर आपका एम्प्लॉयर है वो भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको 10% आपकी बेसिक सैलरी और डीए का इतना अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें से एग्जेम्प्टेड होगा। देन उसके बाद आता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12। इसके अंतर्गत आपका एम्प्लॉयर अगर आपके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो अमाउंट पे आपका एग्जेम्प्टेड होगा, जो कि होगा 12% ऑफ आपकी बेसिक सैलरी एंड डीए। तो यहाँ पर ये इस केस में 11,200 है। तो यहाँ पर वाई ने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है जिसके लिए वो 25,000 तक की लिमिट एग्जेम्प्ट होती है। एंड देन उसके बाद उसने अपने पेरेंट जो कि 60 ईयर्स से अबव हैं उसके लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, तो उनके लिए भी 50,000 तक की लिमिट उसकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। एंड साथ ही साथ वाई एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराता है जिसके लिए 5,000 तक की जो लिमिट है वो एग्जेम्प्टेड है। तो इस तरह से पूरा मेडिकल इंश्योरेंस मिला के 80,000 तक की उसको लिमिट मिलती है फॉर द एग्जेम्पशन। उसके बाद आता है सेक्शन 80E। 80E मीन्स अगर आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसका जितनी भी अमाउंट का आपका एजुकेशन लोन है और आप जितनी भी पूरी इंटरेस्ट पे करते हो वो पूरा अमाउंट आपका एग्जेम्प्टेड होगा। तो यहाँ पर इसने 1,50,000 तक की लोन की एग्जेम्पशन लिमिट क्लेम की है। तो नाउ नेक्स्ट सेक्शन है 80TTA। अगर आप सेविंग अकाउंट में जितनी अपनी सेविंग रखते हैं उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कुछ अमाउंट एग्जेम्प्टेड होता है। सो यहाँ पर 10,000 लिमिट है जहाँ तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो इस तरह से वाई ने ये सारी जो डिडक्शन और एग्जेम्पशन है वो क्लेम कर रखी है। कुल मिला के पूरा अमाउंट रहता है 12,20,600। और अगर हम देखें तो इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 18 लाख है और उसमें से जो इसने टोटल एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम किए हैं वो है 12,20,600। तो उसने 12 लाख से भी अबव अमाउंट को एग्जेम्पशन और डिडक्शन के थ्रू अपना टैक्स अमाउंट में से सेव कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें कि ये अमाउंट 18,000 में से डिडक्ट करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम जो बनती है वो 5,79,400 है। मतलब इस अमाउंट पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसको कितना टैक्स देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्सन वाई की जो भी टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से अबव है और ये इनकम 7 लाख से भी कम है, साथ के साथ 12 लाख से भी कम है। और अगर हम अब देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक भी बनती है तो रिबेट के साथ आपकी ये जो सारी इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। इतनी बड़ी एग्जेम्पशन और डिडक्शन का अमाउंट क्लेम करने के बाद जो पर्सन बी है उसको कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं देनी पड़ेगी, उसका जो इनकम टैक्स है वो 0 है। तो इस तरह से आप भी पूरी प्लानिंग करके कई सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन को क्लेम करके अपना जो इनकम टैक्स है वो 0 तक रख सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।